हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल एजुकेट योरसेल्फ। सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर वाकई में आप चाहते हैं आप समाज में आपकी इज्जत हो, आपको लोग सम्मान दें, तो उसके लिए आपको एजुकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। वही एकमात्र संसाधन है जिससे कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, अपने आप को समाज की नज़रों में उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। During his campaign for the presidential election, Donald Trump had advocated levying a 60% tariff on imports from China। बोल रहे हैं जब अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे। अब होता है क्या, इलेक्शन से पहले सभी पार्टीज के सदस्य जो होते हैं, जिस जिस कैंडिडेट के लिए उन्हें वोटिंग करनी है, वो लोग क्या करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। तो उस दौरान पे जब कैंपेनिंग की गई तो डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान में उन्होंने प्रचार किया, एडवोकेट किया, मतलब कि प्रचार किया। किस चीज़ का प्रचार किया कि मैं 60% इम्पोर्ट टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि रिवाय करना मतलब कर लगाना। किस चीज़ का कर लगाएंगे? 60% का कर लगाएंगे इम्पोर्ट्स के ऊपर, जो भी इम्पोर्ट्स चाइना से होंगे। एंड 10 to 20% ऑन अदर्स, दूसरे देशों के ऊपर 10 से 20% तक। एट अ टॉक एट द इकोनॉमिक क्लब ऑफ शिकागो। अब एक इकोनॉमिक क्लब ऑफ शिकागो में वहां पे कुछ बातचीत के दौरान में ही आर्ग्यूड दैट हायर टैरिफ्स वुड हेल्प फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस। कि ज़्यादा कर लगाने से क्या होगा कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। रीबैलेंस ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ में जो हमारा ट्रेड है, व्यापार है, वो रीबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। एंड इम्प्रूव गवर्नमेंट फाइनेंसेस, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, फाइनेंसेस हैं, उनमें भी बेहतरी देखने मिलेगी। ये उन्हें तर्क दिया। द प्रेजिडेंट इलेक्ट हैज नाउ गॉन अ स्टेप हेड। अब प्रेजिडेंट इलेक्ट मतलब जो चुने गए अब इसके प्रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो वो अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अनाउंसिंग ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट आफ्टर बीइंग इनॉग्रेटेड इन जनवरी। बोल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि जनवरी में इनॉग्रेट होने के बाद, मतलब कि जनवरी में अपना पदभार संभालने के बाद में he would impose a 25% tariff on all products from Mexico and Canada। उन्होंने बोला कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे जो भी प्रोडक्ट्स मैक्सिको और कनाडा से आएंगे। एंड लीवाई एन एडिशनल 10% ऑन चाइना, और चाइना के ऊपर और 10% का कर लगाएंगे। 60% वो बोल चुके हैं और 10% का लगाएंगे। The tariffs are expected to be in place ostensibly until the countries clamp down on drugs and illegal immigration। बोल रहे हैं ये जो टैरिफ्स लगाने की बात की गई है कनाडा और मैक्सिको के ऊपर, ये ऑस्टेंसिबली मतलब कि ऐसा कथित रूप से लग रहा है, तब तक लगाए जाएंगे जब तक कि क्लैंप डाउन करना मतलब कि कोई कार्रवाई करना, जो इनसे ड्रग्स या इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, इलीगली लोग वहाँ पे दीवार क्रॉस करके या बॉर्डर्स क्रॉस कर कर आते हैं, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक ये टैरिफ लगाए रहेंगे। The three countries account for a significant share of goods imports to the US। अब ये जो तीनों ही देश हैं, चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इनसे काफ़ी मात्रा में जो गुड्स हैं वो यूएस में इंपोर्ट किए जाते हैं। द इम्पोजिशन ऑफ स्टीफ टैरिफ, इम्पोजिशन मतलब लगाना, थोपना, स्टीप मतलब बहुत ही ज़्यादा, टैरिफ मतलब कर। तो इतने ज़्यादा कर लगाने से विच आर एसेंशली अ टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि ज़रूरी है, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वही है, कुड पॉसिबली डिसरप्ट सप्लाई चेन, ये सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। बिकम इन्फ्लेशनरी, और इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है, ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा अगर आप ज़्यादा कर लगाएंगे किसी चीज़ के ऊपर, वो आपकी जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति है, उसको बढ़ा देगा। रेजिंग कॉस्ट फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। अब सपोज करो कि किसी का कोई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे उस पर शॉप है कि वो, मैं बाहर से एक प्रोडक्ट लाती हूँ और मैं यहाँ पे बेचती हूँ, ठीक है। अब अगर मेरी सरकार ने उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, अभी मैं वो 500 रुपये का बेच रही थी, बाद में मुझे 1000 रुपये का बेचना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के, सब कुछ बढ़ने के बाद में, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट अर्न करना है।
1000 रुपये का अगर मुझे बेचना पड़ेगा तो जो कंज्यूमर अभी तक 500 रुपये में ठीक था कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है वो 1000 रुपये की वो चीज़ लेगा, राइट। या फिर मान लो अगर किसी को लेना भी पड़ता है कि उसको 1000 रुपये का वो चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है, मजबूरी है उसकी, उसको वो लगता ही लगता है अपने डेली कंजम्पशन में। तो क्या होगा, हम जो बोलते हैं कि हमारा फूड बास्केट का प्राइस बढ़ गया या कंज्यूमर कम स्पेंड कर रहा है, क्योंकि उसकी जेब का उधर का खर्चा, एक साइड का खर्चा बढ़ गया, वो दूसरी साइड में कम करने की कोशिश करेगा। एंड हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंटरेस्ट रेट्स, और इसका प्रभाव जो है सीधा सीधा, इम्प्लीकेशंस मतलब प्रभाव किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर पड़ेगा। In fact, Trump's proposals could end up costing a typical household in the US more than $2,600 a year. बोल रहे हैं बल्कि जो ट्रम्प का प्रस्ताव है कि मैं इतना टैरिफ लगाऊंगा, इतना इम्पोर्ट का टैरिफ लगाऊंगा, इससे क्या हो सकता है, जो आम साधारण सा नॉर्मल सा एक हाउस होल्ड है यूएस का, उसका सालाना खर्च $2,600 से बढ़ सकता है। As per a study by economists at the Peterson Institute of International Economics, ये किसका कहना है, ये एक स्टडी पब्लिश की गई पीटरसन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा, उसके इकोनॉमिस्ट द्वारा, उसमें कहा गया। However, the policy of raising tariffs appear to have found favor across both Republicans and Democrats. बोल रहे हैं हालांकि ऐसा देखा गया कि ये जो टैरिफ बढ़ाने की जो पॉलिसी है, इसका पक्ष, फेवर मतलब पक्ष रखना, इसका पक्ष या इसको सपोर्ट दोनों ही तरफ से मिला, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ही तरफ से इस चीज़ को सपोर्ट किया गया कि जो भी इम्पोर्ट किया जा रहा है चीज़ें उनके ऊपर हम कर लगाएं। In 2018 and 2019, during his first administration, 2018-19 में अपने पहले एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पहले कार्यकाल के दौरान में, ट्रम्प हैड लीवाइड टैरिफ्स अक्रॉस सेवरल प्रोडक्ट कैटेगरीज, ट्रम्प ने कई सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ा चढ़ा के लगा दिए थे। द टैक्स फाउंडेशन, अ वॉशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक्स, तो बोल रहे हैं कि एक टैक्स फाउंडेशन जो कि एक विचार विमर्श करने वाली जगह है, वॉशिंगटन में स्थित एक विचार विमर्श करने वाली जगह है, यानी कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ चीज़ होगी, रिसर्च काइंड ऑफ चीज़ होगी, कंपनी होगी, हैज़ नोटेड दैट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ओनली केप्ट मोस्ट ऑफ देम इन प्लेस, उसने ये पाया कि जो बाइडन सरकार आई उसके बाद में, उसने ना केवल ये जस के तस जो ट्रम्प ने टैक्सेस लगाए थे उनको जस के तस रखा, बट ऑल्सो अनाउंस एडिशनल हाइक्स, बल्कि उसने कुछ और भी एडिशनल हाइक्स लगा दिए। Protectionist impulses now guide the policy choices of many erstwhile advocates of free trade. बोल रहे हैं अब जो प्रोटेक्शनिस्ट मतलब संरक्षणवादी जो इम्पल्स मतलब कि झुकाव या विचार है, वो अब पॉलिसी गाइड करता है, यानी कि अब सभी जो उतने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनका विचार यही है कि संरक्षणवाद की तरफ किया जाए, और वो लोग भी जो पहले फ्री ट्रेड को, अर्स्टवाइल मतलब जो पहले भूतपूर्व, तो जो पहले फ्री ट्रेड को प्रचार करते थे या फ्री ट्रेड की मांग करते थे, अब वो लोग भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपनाने के लिए तैयार है। इंडिया हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रम्प्स इनिशियल ट्रेड साल्वो, इंडिया जो है उसको अभी तक बाहर रखा गया है, ये जो ट्रम्प का शुरुआती इनिशियल मतलब शुरुआती ट्रेड साल्वो मतलब ट्रेड के ऊपर हमला है, उससे हिंदुस्तान को अभी तो बाहर रखा गया है। हाउएवर, इन द पास्ट ही हैज़ कॉल्ड इंडिया अ टेरिफ किंग, लेकिन पास्ट में उसने हिंदुस्तान को एक टेरिफ किंग के नाम से संबोधित किया था, एंड अ वेरी बिग अब्यूज़र, ट्रेड अब्यूज़र, और बहुत बड़ा ट्रेड अब्यूज़र के तौर पे उसको हमला किया था, उसको संबोधित किया था। ट्रेड अब्यूज़र क्यों कहा होगा, कि हम बाहर के आने वाली चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, और टैरिफ किंग क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाते होंगे, हो सकता है, या हम अपनी जनता से बहुत ज़्यादा कर वसूलते हैं, इंडिकेटिंग दैट ही मे वेल रैचेट अप द प्रेशर, रैचेट अप मतलब तेज़ करना, तेज़ी से बढ़ाना, तो ये इशारा करता है कि हो सकता है अभी तो इनिशियली उनने हमारे ऊपर कुछ नहीं कहा, टिप्पणी नहीं करी या कुछ इनिशियली कोई प्रस्ताव नहीं करा, लेकिन जब उनने बोला कि बाकियों के ऊपर 10 से 20% बढ़ाएंगे तो उस बाकी में हम भी शामिल हो सकते हैं, या फिर वो धीरे धीरे हमारे ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं। इंडिया विल नीड टू नेविगेट द चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डेफली, तो हिंदुस्तान को अब क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा मतलब ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, या फिर दिशा निर्देशित करना पड़ेगा, किस चीज़ को, जो अब ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसको।
एनवायरमेंट डेफ्टी, डेफ्टी का मतलब होता है कुशलता पूर्वक, तो उसको इस पूरे परिवेश को, इस पूरे चीज को बहुत ही कुशलता से चेंज करना पड़ेगा, दिशा निर्देशित करना पड़ेगा. The government could leverage bipartisan support in the US for strong ties between two countries to negotiate with the Trump administration. Bipartisan का मतलब होता है, bipartisan का मतलब होता है समर्थन, दो दलों के बीच में जब समर्थन होता है. बेसिकली ये जो टर्म है वो यूएस के लिए ही रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि यूएस में दो पार्टीज हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन. इन दोनों पार्टीज ने जब एक दूसरे को ये बोल दिया कि भाई अच्छा ठीक है, इस मसले के ऊपर हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इस मसले के ऊपर हम बहस नहीं करेंगे, वो हो गया बाई पार्टीसन. तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि वो बाई पार्टीसन सपोर्ट हासिल कर पाए यूएस में, दोनों ही पार्टीज का सपोर्ट हासिल कर पाए यूएस में, अपने स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से या अपने स्ट्रॉन्ग टाइज के लिए, अपने अच्छे संबंधों के लिए इन दोनों देशों के बीच में, ताकि वो ट्रंप सरकार से नेगोशिएट कर सके. Alongside, it must move towards making the economy less protectionist, और साथ ही साथ हमें अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को कम प्रोटेक्शनिस्ट बनाना पड़ेगा, एंड ड्रॉ ऑन इट्स पॉलिटिकल कैपिटल पोस्ट असेंबली इलेक्शन विंस, और अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है, यानी कि जो भी राजनीतिक प्रभाव है असेंबली इलेक्शन के बाद में, उसको ड्रॉ ऑन करना पड़ेगा, यानी कि उसको कैश इन करना पड़ेगा, उसका लाभ उठाना पड़ेगा. टू पुश थ्रू कंटेंशियस बट नेसेसरी रिफॉर्म्स, ताकि हम बहुत ही विवादास्पद, कंटेंशियस मतलब विवादास्पद लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे बदलाव ला सके, रिफॉर्म्स ला सके. इट नीड्स टू मेक द कंट्री एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, हमें अपने देश को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे प्रेजेंट करना पड़ेगा. एंड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट ट्रम्प्स ट्रेड मूव्स में ओपन अप, और जो भी ट्रम्प के इस तरीके के कदम हमारे लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं, हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा ही. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है. देखो, पैसेज में जो ट्रम्प सरकार के कुछ शब्द हैं जिनके बेसिस पे वो आगे अपना एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया कि ऐसे होगा तो ये नुकसान उधर को हो सकता है, हमें ये फायदा हो सकता है, राइट. क्रिटिसाइज नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी सरकार अगर अपने लिए कुछ फैसला ले रही है तो उसको क्रिटिसाइज यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किया गया कि बड़ा खराब फैसला है ट्रम्प का या मूर्खतापूर्ण, ऐसा कुछ नहीं बोला गया. केवल उसको एनालाइज किया गया कि वो क्या कह रहे हैं, उससे क्या होगा. ठीक है, सो एनालिटिकल ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is one of the reasons Donald Trump proposed imposing higher tariffs on imports? तो डोनाल्ड ट्रम्प क्यों हायर टैरिफ्स लगाना चाहते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर? क्योंकि वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, राइट. उन्होंने यही बोला ना कि इससे क्या होगा, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी. टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन इन ग्लोबल मार्केट, कॉम्पिटिशन खत्म करने का तो उनका इरादा नहीं था. टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, बिल्कुल करेक्ट है कि अपने ही देश में हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा लेंगे. अब अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से क्या होगा, हमें फ़ायदा, बेनिफिट क्या होगा, हमारी लोकल कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा. ठीक है, टैक्स तो यहाँ से भी लिए जाएंगे, टैरिफ तो चाहे यहाँ से कलेक्ट करो चाहे इम्पोर्ट से कलेक्ट करो, बात एक ही है, बट जो अपने देश में रोजगार डेवलप होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट. और हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. What is the potential negative effect of Trump's proposed tariffs? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे ट्रम्प के प्रपोज टैरिफ से. तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर जो है उसकी जेब पे एडिशनल वजन पड़ेगा. ठीक है, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट फाइनेंसेस, तो ये तो फायदा हो रहा है ना, ये नुकसान थोड़ी हो रहा है. हम नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट है. डिक्रीज्ड इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब जेब भारी हो जाएगी, जेब के ऊपर ज़्यादा वजन पड़ जाएगा, बोझ पड़ जाएगा, तो वो डिक्रीज कैसे हुई महंगाई. इंक्रीज्ड कॉस्ट फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. What can be inferred about the evolving US trade policies and their impact on India based on the passage? बोल रहे हैं जो यूएस की पॉलिसीज बदलाव आ रहा है और उसका हिंदुस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पैसेज में क्या कहा गया. तो देखो, जो यूएस की पॉलिसीज में बदलाव आ रहा है वो फ्री ट्रेड को ख़त्म कर रहा है. ठीक है, वो संरक्षणवाद की तरफ जा रहा है.
और हिंदुस्तान को क्या प्रभाव पड़ेगा कि हिंदुस्तान भी इससे बच अछूता तो रहेगा नहीं। तो हमें अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, ताकि जिस तरीके से अगर यूएस बाकी देशों को निराश करे तो उनके पास में एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया हो। ठीक है। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और टैक्सेस तो आएंगे ही आएंगे। The US is moving away from its traditional free trade stance, करेक्ट है, वो उससे दूर जा रहा है। Bipartisan support for protectionist trade policies makes it challenging for other countries. अब ये जो विचार है कि हमने टैरिफ लगाना है, इसके बायपार्टीशन सपोर्ट नहीं है। बायपार्टीशन मतलब दोनों ही पार्टीज ने अग्री कर दिया कि हम एक दूसरे को इस पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हालांकि दोनों ही पार्टीज इस विचार को सपोर्ट कर रहे कि हमें टैरिफ बढ़ाने हैं, बट वो एक दूसरे को इस चीज के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, या एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट नहीं उन्होंने मिटाया हुआ। तो ये इनकरेक्ट है। इंडिया इज इम्यून टू इफेक्ट्स ऑफ यूएस टैरिफ पॉलिसीज, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं करी हिंदुस्तान के ऊपर टैक्स लगाने की, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके अगर प्रीवियस स्टेटमेंट्स देखे जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक टैक्स किंग और टैक्स ये फ्री ट्रेड अब्यूजर इस तरीके के टैक्स दिए हुए हैं। तो हो सकता है, संभावना है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर भी टैक्स लगाए ज़्यादा। ठीक है, तो इम्यून नहीं है, अछूती नहीं है। India needs to adapt and reform to address potential pressures from US policies. बिल्कुल करेक्ट है। जो भी आने वाला संभावना है प्रेशर की, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले ही पॉलिसीज बनानी होंगी, उसके अनुरूप हमें अपने पॉलिसीज में बदलाव लाने पड़ेंगे। सो 1 and 4, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4, option C is correct. Fill in the blanks. India should respond to Trump's potential tariff hikes by dash as mentioned in the passage. Reforming its economy to attract investment, करेक्ट है, ये हमें करना चाहिए। लेवरेजिंग बाय पार्टीशन सपोर्ट इन द यूएस, कि हमारा जो दोनों ही पार्टीज के तरफ सपोर्ट है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, जिससे कि क्या हो सके, हमारे ऊपर टैरिफ्स का ये जो जाल है वो ना कसे, शिकंजा ना कसे। इम्पोजिंग रिटालिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स, तो यूएस गुड्स के ऊपर आप रिटालिएटरी टैरिफ्स लगा दोगे। यूएस से हम इम्पोर्ट करते कितना ज़्यादा है ना, उसके ऊपर अगर आप लगा दोगे टैरिफ्स तो हमें उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, हमारे लोगों की जेब के ऊपर नुकसान होगा, राइट। रिलाइंग सोनली ऑन इट्स पॉलिटिकल कैपिटल टू नेविगेट द सिचुएशन, इनकरेक्ट है। केवल अपने पॉलिटिकल कैपिटल के ऊपर आप विश्वास नहीं रख सकते। पॉलिटिकल जो आपका अपर हैंड है, आप उसके ऊपर भरोसा रख के कि हाँ हम तो ये कर लेंगे ये कर लेंगे, वैसे नहीं कर सकते आप। दूसरे देश की पॉलिसी का मामला है, दूसरे देश की गवर्नेंस का मामला है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राइट। तो 1 and 2 option A is correct. Select the correctly spelled sentence. I will definitely attend the conference. क्या है स्पेलिंग, देखो आई के करेक्ट है, आई में आई ही आता है। विल, डेफिनेटली के स्पेलिंग करेक्ट है, अटेंड के करेक्ट है, द कॉन्फ्रेंस करेक्ट है, ए करेक्ट है। आई विल डेफिनेटली के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, अटेंड द कॉन्फ्रेंस, आई विल डेफिनेटली attend the conference, I will definitely attend the conference। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस, अब इसके लिए ऑर्गेनाइज के लिए सिनोनिम बताना है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, आयोजित करना, राइट। तो हम आयोजित करने को एक और चीज़ क्या बोलते हैं, व्यवस्था करना, यानी कि अरेंज करना। डीरेंज, डीरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, डिसऑर्गेनाइज कर देना, डिस्टर्ब कर देना। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित तरीका। अरेंज मतलब व्यवस्था। कंफ्यूज मतलब उलझन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, अरेंज इज द सिनोनिम फॉर ऑर्गेनाइज। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, एज जैसा कि, इट वो, अंतिम थी, लास्ट वन थी उस संध्या की, किसी एक पर्टिकुलर शाम की बात करें, उस संध्या की वो लास्ट चीज थी। अब इट मतलब क्या, इट क्वेश्चन नहीं पता हमें इट किसको रेफर किया गया है, क्योंकि इट एक रेफरेंस वर्ड है ना, किसी को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इट, राइट, प्रोनाउन है। तो रेफर करने के लिए जिस भी चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहले आएगी तभी आप उसको रेफर करेंगे, यानी कि ओ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट्स में देखो कहीं ओ फर्स्ट स्टेटमेंट है, नहीं है। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, जो सिटी बस थी वो बहुत ही खचाखच ओवर क्राउडेड थी, भरी हुई थी। एंड
दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और ये इसने एक मौका दे दिया टू द पिक पॉकेट्स। अब मौका किसको दिया? टू द पिक पॉकेट्स, यानी कि क्यू के बाद में आर आएगा, ये तो हमें पता चल गया। टू ट्राई देयर स्किल, अब ये क्यू आर एस एक साथ आ रहे हैं कि पिक पॉकेट्स यानी कि जेब कतरों को इसने मौका दे दिया कि वो अपनी स्किल्स आजमा सके। क्यों दे दिया? क्योंकि जो सिटी बस थी वो खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि वो अंतिम बस थी उस संध्या की, इसलिए इससे पिक पॉकेट्स को मौका मिल गया कि वो अपनी स्किल्स तैयार कर दें। ठीक है, यानी कि पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। पी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट, पी ओ क्यू आर एस, पी ओ क्यू आर एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. Every के बाद में सिंगुलर आता है, ठीक है, स्टूडेंट्स आ रहा है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगुलर स्टूडेंट आएगा। एरर कहाँ हो गया? एवरी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में एरर है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करो, गुड लक, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, आप किसी को अगर बेस्ट विशेष दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म करो जाके, तो वो क्या हो गया? ब्रेक अ लेग। तो गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई अपनी फिजिकल हेल्थ बना के रखो, इनकरेक्ट है। एनकरेज समवन टू एंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज, किसी को आप प्रोत्साहित करें कि भाई तुम खतरनाक काम ये है वो करो, इनकरेक्ट है। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लेने की बात की जा रही है, इनकरेक्ट। विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। These can turn around to track stars with the rotation of earth. These मतलब अगेन रेफर किया जा रहा है किसी चीज को कि ये वो चीज है जो मुड़ जाती है। टर्न अराउंड मतलब मुड़ जाती है, ताकि वो स्टार्स के ऊपर निगरानी रख सके, उनका आंकड़ा रख सके, जैसे जैसे धरती घूमती है तब। तो दीज क्या है? नहीं पता। ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, एलिमिनेट क्या हो गया? ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ऑब्जर्वेसेस वो जगह है जहाँ पे आप प्लेस को, किसी जगह को स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि या तो ये ऑब्जर्वेटरीज की बात की, जो दीज है ये रेफर किया जा रहा है ऑब्जर्वेटरीज को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, वो अक्सर अधिकतम समय किसी पहाड़ी के ऊपर बनाई जाती है। टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? द बिल्डिंग मतलब कौन सी बिल्डिंग? ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, यानी कि टेलीस्कोप उस बिल्डिंग के डोम शेप जो रूफ होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। दीज कैन टर्न, कौन टर्न कर सकता है? ये टेलीस्कोप टर्न, बिल्डिंग तो टर्न नहीं करेगी ना, बिल्डिंग तो वही की वही रहेगी, वो तो टर्न नहीं करेगी, लेकिन टेलीस्कोप टर्न कर सकता है जैसे जैसे धरती घूमती है उसके अनुसार। मान लो कि अभी ये स्टार इस तरफ है और हमारी धरती ऐसे घूमने वाली है, ठीक है, यहाँ पे एक वो टेलीस्कोप लगा हुआ है जो इस तरीके से स्टार को देख रहा है, तो साथ ही साथ ये भी घूमेगा टेलीस्कोप भी, ताकि वो इसी के ऊपर नजर रख सके। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ भी घूम रही होगी, धरती अपनी धुरी पर भी घूमती है, अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, राइट, रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करती है, तो उस अकॉर्डिंग धरती घूमेगी, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेटरीज बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, सी सेकंड स्टेटमेंट है, डी थर्ड स्टेटमेंट है, और फाइनल स्टेटमेंट ए है। ठीक है, ए फोर्थ स्टेटमेंट है। बी सी डी ए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो डी क्यों नहीं हो सकता? ऑफ दी बिल्डिंग, द बिल्डिंग बोला गया है, यानी कि डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस बिल्डिंग की बात करी है जिसकी चर्चा हमने पहले करी है। सी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दे बोला गया है, दे मतलब कौन, तो वो भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता। बचा क्या? ऑप्शन ए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। एलोकेशन, एलोकेशन मतलब किसी को कुछ चीज निर्धारित करना, ठीक है, उसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। बिस्मल, बिस्मल का मतलब होता है बहुत ही खराब, किसी की परफॉर्मेंस को लेके अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं कि उसकी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, तो वो गया बिस्मल। इसके स्पेलिंग होते हैं ABYSMAL, बिस्मल। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलिगेशन, आरोप, एवर्जन मतलब किसी चीज के प्रति काइंड ऑफ एलर्जी, किसी चीज का आपको पसंद नहीं है, नापसंद होना, हो गया एवर्जन। Raju's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary but resulted in something good happening later. तो राजू की नौकरी ऐसी थी, क्लर्क की नौकरी ऐसी थी,
फिर आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है कि उसको ऐसा लगता था कि पहले तो बड़ी खराब है, बेकार है, क्योंकि सैलरी बड़ी कम थी, लेकिन बाद में उसे एहसास होने लगा कि ये बहुत अच्छी थी, कुछ बेहतर होने लगा बाद में, बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो उस समय पे अनएम्प्लॉयड नहीं था, राइट। तो यानी कि यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जो एक कंसेप्ट है कि दुख के भेस में सुख या कुछ खराब के भेस में अच्छा, ठीक है, वो चीज का यहाँ पे बोला जा रहा है। बून इन डिस्गाइज, बून इन डिस्गाइज का मतलब वेश बदल कर आया हुआ वरदान, तो वेश बदल के तो नहीं आया था ना। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ जॉल्ट इन डिस्गाइज मतलब कि वेश बदल कर आया हुआ झटका। अ गिफ्ट इन डिस्गाइज यानी कि वेश बदल कर आया हुआ उपहार, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि एक वरदान था, भेष बदल कर आया हुआ एक वरदान था। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च का इस्तेमाल थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, पिछली पूरी सदी के दौरान में, पूरे 100 सालों के दौरान में, एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस, और अभी भी इसका इस्तेमाल होता है कई सारी बीमारियों के बारे में जानने के लिए। हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिकल अचीवमेंट्स, साइंस और मेडिकल एडवांसमेंट्स की फील्ड में, तो क्या चीज़ इस महत्वपूर्ण है? द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, ये हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता आया है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट्स, एंड इट कंटिन्यूज, रखता आया है और अभी भी है, अभी भी हमें कई सारी बीमारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सॉरी, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, और अभी भी ये कई सारी बीमारियों को जांचने परखने के लिए हमें मदद करता है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? ए फर्स्ट स्टेटमेंट, ए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आ रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। ए के बाद में आएगा डी, यहाँ पे ए के बाद में ई आ रहा है, ए डी ई बी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्प्रेडिंग अवेयरनेस about the rights of the consumers and the relief offered to them in case they did not get their money's worth of goods and service has rightly been identified as the first priority। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाना किस चीज़ के बारे में? कंज्यूमर्स के अधिकारों के बारे में। इन केस बताता है कि अगर, तो अगर फ्यूचर की स्थिति हो सकती है, ठीक है, जब फ्यूचर रेफरेंस दिया जा रहा है किसी कंडीशन के लिए, तब आप उसमें डिड नॉट की बजाय क्या करेंगे? वर अनेबल, ठीक है। तो हम देखते हैं, वर अनेबल टू गेट देयर मनीज वर्थ, मतलब कि इन केस अगर उनको अपने पैसे की जो कीमत है, सही वैल्यू है, वो ना मिल रही हो, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिड नॉट गेट क्या होता है? पास्ट का बता रहा है, तो डिड नॉट गेटिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा। विल नॉट, फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन जब हम फ्यूचर में किसी कंडीशन की बात करें तो विल नहीं इस्तेमाल करते, वर इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Pollution levels have increased so largely that they are almost killing us. Pollution level have increased so largely. Largely मतलब अधिकांशतः, यहाँ पे अधिकांशतः का इस्तेमाल नहीं होएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हाईली, बहुत अधिक, तो बहुत अधिक, हाईली, सो हाईली दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, स्लोली, धीरे धीरे, प्राइमरीली, प्राथमिक चरण पे, चीफली, चीफली मतलब होता है मुख्य रूप से, पर यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्कैरी मतलब डरावना, एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकदार। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है स्वच्छ, एकदम साफ सुथरा। ऑफुल भयानक। कंफर्टिंग सांत्वना देने वाला, सहारा देने वाला, तो क्या हो गया? कंफर्टिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। By this time next year, I will had graduated from college and starting my first job in the field of marketing. तो आप नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इसी समय तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँगा और मैं नई जॉब अपनी स्टार्ट कर रहा हूँगा मार्केटिंग की फील्ड में, ठीक है। तो विल हैड की बजाय क्या आएगा? विल हैव, आई विल हैव, ऑप्शन डी में एरर है। Elizabeth stood at the piano, which did nothing to allay his anxiety. तो एंटोनिम बताना है एलाय का, एलाय का मतलब होता है शांत करना,
ठीक है। अब यहाँ पे एलिजाबेथ पियानो के पास में खड़ी रही, जिसने उसके एंजाइटी को, उसके डर तनाव को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। एलाई का एंटोनिम फर्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना है, एलाई मतलब भी कम करना, शांत करना, तो ये तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम तो हुआ नहीं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई मतलब किसी चीज को सरल बनाना। मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। और एग्रेवेट मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे शांत से उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बर्सक, बर्सक का मतलब होता है पागल सा हो जाना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब भी मानसिक विकृति या पागलपन। एब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब बेतुका। स्टबन जिद्दी, हठी। लेजी आलसी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से ही, डैश द 18th सेंचुरी, तो बिगनिंग होगी 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत से बात करें तो ऑफ द 18th सेंचुरी होगा, राइट। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस इन लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। तो यूरोपियन कंट्रीज की जो औरतें थी वो अपने चेहरों को, कवर्ड देयर फेसेस होगा क्योंकि वो अपने अपने चेहरों को कवर करती होंगे, दूसरे के चेहरों को थोड़ी कवर करते होंगे, पेंट और पाउडर की लेयर्स से अपने चेहरों को कवर करती थी। दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रॉट डैश बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द ravages ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो ये जो खास तौर का फैशन था, ये शायद सामने इसलिए आया होगा, शायद सामने की बात की जा रही है कि लार्जली ब्रॉट टू लाइट हो सकता है बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द ravages ऑफ स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स के जो भी निशान रह जाते हैं किसी किसी के चेहरे पे, उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दैट लेफ्ट देयर फेसेस pitted एंड scarred, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे जो निशान पड़ जाते थे या खड्डे हो जाते थे, उनको छुपाने के लिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी सेम समय पे, द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट। तो उसी समय पे एक ब्यूटी स्पॉट का आइडिया जो है वो कंसीव हुआ, उसका विचार जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कवर अप किया जा सके अगर कोई भी फेशियल विकलांगता या विकारता है तो। ठीक है। किसी के दांत आड़े टेढ़े होते हैं तो हम, कई लोगों को बड़े सुंदर लगते हैं, किसी के जो दो रैबिट टीथ होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, साइड के जो फिन्स होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, साइड के जो दो कैनाइन दांत है वो बाहर निकले होते हैं, तो किसी को बहुत सुंदर लगते हैं ना। तो ये हो गया कि वो कवर अप करने के लिए, फेशियल डिफेक्ट को कवर अप करने के लिए किया गया। फ्रॉम द बिगिनिंग डैश, इन दी 18th सेंचुरी, उस सदी के अंदर की बात नहीं करी, बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी में ऑफ आता है, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। From the beginning of the 18th century, the ladies of European cities covered dash faces, their faces, अपने चेहरों की बात की जा रही है तो their किसी जगह का नाम है। them, them भी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये उनको कहता है, उनको, इसका अर्थ होता है उनको, जो कि एक प्रोनाउन है। और दे आर, ये है दे आर। ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंगिंगनेस देयर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। This particular fashion was largely brought dash by the urgent need to disguise, brought dash within, within मतलब किसी चीज के अंदर, है ना, किसी चीज की जगह, किसी जगह के अंदर, भीतर। अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर। टू मतलब किसी जगह तक। और अबाउट, ब्रॉट अबाउट मतलब कि उत्पन्न होने का या करने का कारण जो था। अब ब्रॉट अबाउट क्या बन गया कि ये फैशन इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि अर्जेंट नीड थी डिस्गाइज करने की, छुपाने की, जो रेवेजेस थे स्मॉल पॉक्स के, उनको। डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स डैश लेफ्ट, दैट लेफ्ट, विच लेफ्ट, तो स्मॉल पॉक्स में विच आएगा क्योंकि दैट और विच में क्या डिफरेंस है, विच यूज होता है जब आपको अपने किसी विचार को, किसी वस्तु की स्थिति को बताना हो तो विच आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच, ऑप्शन बी। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश अ फेशियल डिफेक्ट, टू कवर ऑन, टू फॉर या अप, कवर अप किया जाता है, कवर अप मतलब छुपाना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।